दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और पिछले 2 दिनों में मेरे वीडियो नहीं आ पाए क्योंकि मैं बिजी था। आज से हम फिर शुरुआत करते हैं और हम अपनी जो वीडियो इसमें चला रहे हैं, इसमें यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा तथा उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा तथा आरआरबी एनटीपीसी तथा आरआरसी ग्रुप डी में जो इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस समय लेखपाल की जो पेटी किताब आनी थी वो आ गई है। इस पर मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा। आज का पहला प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रथम वजीर कौन था? इसका उत्तर होगा मुजफ्फर खां। मुजफ्फर खां को अकबर के शासनकाल में प्रथम वजीर बनाया गया था। इसे दीवाने आला के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा तब हुआ जब वजीर की वित्तीय शक्तियों को दीवान को दे दिया गया। इसके अंतर्गत भू राजस्व का काम आता था। यह भू राजस्व का आकलन करता था और उसी के हिसाब से लगान की दर निश्चित करता था। इसकी सहायता के लिए बहुत सारे मंत्री और अधिकारी काम करते थे। इसे दीवान ए आला भी कहते थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका उत्तर होगा बिलासपुर ग्राम से। बिलासपुर ग्राम जो है ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में पड़ता है और यहाँ से दुनिया का सबसे प्राचीनतम चूल्हा का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है, किसने चर्च को बदनाम वस्तु कहा था? इसका उत्तर होगा वाल्टेयर। ये फ्रांस के रहने वाले थे और ये जो मतलब इनका जीवन काल था वह 1694 से 1778 तक था। इसने चर्च को बदनाम वस्तु कहा था। हालांकि जब ये था उस समय अभिव्यक्ति की आजादी पर बहुत सारे बंदिश लगी थी, फिर भी इसने अपनी पुस्तकें लिखी और यह फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक कारणों का जनक था। अर्थात जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें बौद्धिक कारण जो थे उसका मेन व्यक्ति यही था। इसी ने बौद्धिक रूप से जागरूक किया था फ्रांस के लोगों को और यह मुक्त व्यापार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर था। अगला प्रश्न है, किसे दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है? उत्तर होगा मलिक अंबर को। यह अहमदनगर का था और यह एक अबिसिनियाई दास था। जो टोडरमल की 10 साला पद्धति थी उसे इसने अहमदनगर में लागू की थी और अपनी बुद्धिमानी चतुराई से इसने अहमदनगर को आर्थिक रूप से संपन्न किया था। और चूंकि ये दास था, अबिसिनियाई दास जैसे मैंने बताया, फिर भी इसने अहमदनगर राज्य में बड़ा पद प्राप्त कर लिया था। इसने अपने राज्य की जमीन की माप कराई थी और अधिक से अधिक खेती कैसे की जाए इसके लिए सर्वे कराया था तथा इसने अकबर के समय की जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, भूमि बंदोबस्त व्यवस्था, उसको अहमदनगर में लागू किया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में कहां पर सबसे पहले गेहूं एवं जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं? इसका उत्तर होगा बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में, जो कि पाकिस्तान में है, सबसे प्राचीनतम गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। हम इसे कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हुए हैं और यहाँ 7000 ईसा पूर्व पुराने गेहूं एवं जौ के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि अब खेती की बात किया तो उत्तर प्रदेश का नाम आएगा, लेकिन गेहूं और जौ में मेहरगढ़ का नाम आएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर होगा जनवरी 1952 में। जनवरी 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अधिनियम 502 की धारा 6 के तहत संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य रासायनिक तथा परमाणु हथियारों पर रोक लगाना था। अच्छा, एक बात बताना और अनिवार्य समझता हूँ, इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत रखा गया है और इसका उद्देश्य शस्त्र उन्मूलन है। अब वो शस्त्र हर तरह के। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सबसे उपजाऊ भूमि को क्या कहते थे? इसका उत्तर होगा पोलज। दरअसल उस समय मुगल काल में 4 तरह की खेती की जमीन थी, पोलज, परती, चाचर और बंजर।
जो पोलज थी इसमें एक वर्ष में 2 फसलें होती थी, और जो आपकी परती थी इसमें एक वर्ष में एक फसल और एक वर्ष छोड़कर, एक वर्ष छोड़ने के बाद फसल होती थी। और जो चाचर थी इसमें 5 वर्ष में एक फसल होती थी, जबकि बंजर भूमि में कोई फसल नहीं होती थी। और इन भूमि के प्रकार के आधार पर लगान तय होता था कि कितना लगान लेना है। तो मुगल काल में 4 तरह की जमीन थी, पोलज, परती, चाचर और बंजर, जिनमें सबसे उपजाऊ भूमि जो थी वो पोलज थी और सबसे अनुपजाऊ बंजर थी। अगला प्रश्न है, किस मानव ने शवाधान को प्रारंभ किया, अर्थात जो शव का अंतिम संस्कार करते हैं उसके बारे में पूछा है। इसका उत्तर होगा होमो निएंडरथल मानव ने। यह मानव मध्य पाषाण काल का नेतृत्व करता है और यह शव का आदर करता था, पूजन सामग्रियों के साथ शव का अंतिम संस्कार करता था। इस तरह से जो मध्य पाषाण काल का मानव था वो धार्मिक रूप से परिपक्व हो चुका था, धार्मिक मान्यताओं को मानने लगा था। हम कह सकते हैं कि धर्म का शुरुआत भी इसी मानव के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? इसका उत्तर होगा 20 रुपए। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं या भारत का पितामह कहते हैं। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ ड्रेन, और इन्होंने सबसे पहले भारत के प्रत्येक व्यक्ति जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसकी गणना की थी, और इनके अनुसार 1967-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, और ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले सदस्य थे। अगला प्रश्न है, मुहतसिब विभाग खोलने वाला मुगल बादशाह कौन था? और इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने मुहतसिब विभाग की स्थापना की थी। इसके कई सारे उद्देश्य थे, मतलब इस मुहतसिब विभाग के जो काम थे वो कई सारे थे, जैसे कि लोगों के नैतिक चरित्र पर ध्यान रखना, जुआ पर पाबंदी लगाना, शराब पर पाबंदी लगाना, निगरानी करना कहीं शराब न बिक रही हो, तथा लोगों के धार्मिक रूप से अपना जीवन जिए इस पर ध्यान देना, उनका नैतिक पतन न होने पाए, तथा बादशाह के आदेश से हिंदू मंदिरों को तोड़ना। ध्यान देना, बादशाह के आदेश से। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी सड़क ग्रांड ट्रंक का निर्माण किसने कराया था? उत्तर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सोनार गांव से सिंध नदी तक एक सड़क का निर्माण कराया था, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता था। यह 15 कोस लंबी थी। हालांकि शेरशाह सूरी ने 4 सड़कों का निर्माण कराया था। ये जो सबसे प्रमुख रोड थी ये सोनार गांव से सिंध नदी तक जाती थी और इसे सड़क ए आजम कहा जाता था। अब ये बताना अनिवार्य है, उस समय जो कोई मतलब राजा बने, चाहे मुगल बादशाह रहे हों या दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे हों, इनकी सबसे बड़ी समस्या थी बंगाल। बंगाल विद्रोह की भूमि थी। चाहे अंग्रेजों के साथ बात कर ली जाए, सबसे ज्यादा विद्रोह बंगाल में हुए हैं। शेरशाह सूरी ने बंगाल में विद्रोह को रोकने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। उसने बंगाल को सरकारों में बांट दिया। जो बंगाल राज्य था उसको सरकारों में बांट दिया और उसने 47 सरकारों में बंगाल को बांटा था, ताकि बंगाल का कोई गवर्नर ही न रहे। सरकार का जो मतलब जिलेदार होगा वही मतलब अपने क्षेत्र की भूमि को संभालेगा और विद्रोह की स्थिति नहीं पैदा होगी। काफी हद तक शेरशाह सूरी इसमें सफल रहा। शेरशाह सूरी 1539-40 से लेके 45 तक शासन किया है। उसके बाद सूर्यवंश ने लगभग 55-56 तक शासन किया था।